हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू द यूट्यूब चैनल ऑफ कैम अकेडमी। तो सबसे पहले सेशन स्टार्ट करने से पहले जितने भी नए स्टूडेंट हैं प्लीज़ सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट्स। तो चलो भाई हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन में हम जो टॉपिक है जो डिस्कस करेंगे वो है सरफेस फिनोमिना एंड कैटालिसिस। इसका सिलेबस बेसिकली है एड्सॉर्प्शन फ्रॉम गैसेस एंड सॉल्यूशंस। इसका सिलेबस जो है एड्सॉर्प्शन फ्रॉम गैसेस एंड सॉल्यूशंस ऑन सॉलिड एड्सॉर्बेंट्स, लैंगमियर एंड बीईटी एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, डिटर्मिनेशन ऑफ सरफेस एरिया कि हम सरफेस एरिया को कैसे डिटरमाइन करते हैं यूजिंग दीज आइसोथर्म्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मैकेनिज्म्स ऑफ रिएक्शन ऑन हेटेरोजीनियस कैटालिस्ट, मतलब वो हेटेरोजीनियस कैटालिसिस के से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि अगर आपको यूपीएससी का ही, अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हो तो ही ये सेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आपको आईएफएस का एग्जाम देना है, यूपीएससी मेंस का एग्जाम देना है, जियो केमिस्ट का एग्जाम देना है, एचपीएससी का एग्जाम देना है, या कोई भी स्टेट पीसीएस देना है, या कोई भी जो आपका एग्जाम है जो डिस्क्रिप्टिव आता है, सब्जेक्टिव पेपर आता है, तो ये सेशन आप सबके लिए इम्पोर्टेंट है। आप सब लोग ये सेशन देख सकते हैं अपने सब्जेक्टिव एग्जाम के लिए कि किस तरीके से अगर वो आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो उस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, कैसे इंपॉर्टेंट बातें हमें 1 बाय 1 वहाँ पे लिखनी होती है। तो चलो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। आज जो हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे वो हम बात करेंगे आइसोथर्म्स की। ओके, तो सबसे पहले हम देखें, एक आपका क्वेश्चन आया हुआ है। इस क्वेश्चन में बोला है, ये आपका आईएफएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आईएफएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसमें बोला है डिफाइन एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म्स के बारे में आपसे पूछा है। आफ्टर दैट यूजिंग सिंपल मॉडल ऑफ द सॉलिड सरफेस डेराइव एन इक्वेशन फॉर लैंगमियर आइसोथर्म। उसने लैंगमियर आइसोथर्म का डेरिवेशन पूछा है। और फिर क्या पूछा है, व्हाट हैपेंस टू द फ्रैक्शन ऑफ एड्सॉर्प्शन साइट्स ऑक्यूपाइड बाय एड्सॉर्बेट at equilibrium in the low and high pressure limit according to the Langmuir isotherm। मतलब उसने इस एक क्वेश्चन में आपसे 3 चीजें पूछ ली। एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म्स क्या होती हैं, लैंगमियर आइसोथर्म का पूरा डेरिवेशन क्या होगा, उसको पूरा डेराइव करो, और उसके बाद लैंगमियर आइसोथर्म में जब हम लो प्रेशर और हाई प्रेशर की लिमिट पुट करेंगे तो फ्रैक्शन ऑफ एड्सॉर्प्शन साइट ऑक्यूपाइड बाय द एड्सॉर्बेट है वो कैसे रिलेट करेंगे। तो 1 बाय 1 हम इस एक क्वेश्चन में, जो उसने 3 क्वेश्चन पूछे हैं, 1 बाय 1 हम इन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म्स की, सबसे पहले उसने क्या पूछा है, एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म्स। सबसे पहले उसने पूछा है एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म्स के बारे में। तो देखो, एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म्स क्या है, नाम से ही पता चल रहा है। अगर वो आइसोथर्म की बात कर रहा है मतलब यहाँ पे टेम्परेचर आपका कांस्टेंट है। तो एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म्स क्या होती हैं, इट इज द प्लॉट ऑफ एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन या एड्सॉर्प्शन ऑफ ए गैस ऑन ए सॉलिड एड्सॉर्बेंट एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हम बात करेंगे, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, आइसोथर्म की। तो ये प्लॉट होता है किसका, कि कितनी गैस एड्सॉर्ब हुई एक एड्सॉर्बेंट पे with respect to the pressure। मतलब यहाँ पे क्या होगा, it is the plot of, किसके बीच में हम ग्राफ प्लॉट करते हैं यहाँ पे, it is the plot of extent of adsorption, extent of adsorption with pressure at constant temperature, at constant temperature। एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन का प्रेशर के साथ क्या रिलेशन होगा, यही कौन रिप्रेजेंट करता है, एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म्स। देखो, जो भी हमारे सब्जेक्टिव पेपर्स होते हैं, यूपीएससी का पेपर है, कोई स्टेट पीसीएस का पेपर है, उनमें हमें ये नहीं होता कि पूरी की पूरी थ्योरी एक ही बात को 4 बार अलग अलग तरीके से लिख के आनी है। हमें क्या करना होता है कि हमें अपने पॉइंट को पॉइंट टू पॉइंट ऐसे लिखना होता है कि हम सारी इंपॉर्टेंट बातें उसमें कवर कर दें, उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट बातें हैं हम सब वहां पे कवर कर दें। तो यहाँ पे एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म सिंपल क्या होता है कि एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन का जो तुम प्रेशर के साथ ग्राफ प्लॉट करोगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर, जो तुम्हें कर्व मिलेगी वही क्या है, एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। तो अगर हम इसके कर्व की बात करें तो इसकी कर्व कैसी आएगी, देखो
अगर हम इसकी कर्व की बात करें, ये मैंने ग्राफ प्लॉट किया, किसके बीच में, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन, x बाई एम हेयर रिप्रेजेंट्स दी एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन। यहाँ पे जो x बाई एम है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन। यहाँ पे ये जो x है ये क्या है, एड्सोर्बेट का मास जो एड्सॉर्ब हो रहा है, और m क्या है, एड्सोर्बेंट का मास जिसके ऊपर एड्सॉर्प्शन हो रहा है। तो यहाँ पे जो x बाई एम है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन। और ग्राफ हमें किसके बीच में प्लॉट करना है, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन एंड प्रेशर के बीच में हमें ग्राफ प्लॉट करना है। तो अगर हम एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म को देखें तो हमारे पास कैसी कर्व आती है, हमारे पास एक ऐसी कर्व आती है, एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। यहाँ पे क्या होगा, जो आपका टेम्परेचर होगा वो टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट, टेम्परेचर हमारे पास कांस्टेंट होगा। तो ये जो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन और प्रेशर के साथ हमने जो ग्राफ प्लॉट किया कांस्टेंट टेम्परेचर पे, यही आपका क्या है, एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। ठीक है, उसके बाद अगर हम थोड़ा सा डिटेल में इसको डिस्कस कर ले ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अगर आप ये पूछो कि ये जो हमारी कर्व आई है ये ऐसी ही क्यों आई है, इसका मतलब यहाँ पे एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म को तुम एक तरीके से ये भी बोल सकते हो दैट इट डिटरमाइंस या इट रिलेट्स द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन। ये हमें क्या बताता है, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन पे प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा। तो अगर हम ध्यान से देखें एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन और प्रेशर की जो कर्व है, इसमें प्रेशर के इंक्रीज होने के साथ एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन इंक्रीज हो रहा है। इनिशियली प्रेशर के इंक्रीज होने के साथ एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन इंक्रीज हो रहा है, और एक पॉइंट पे आने के बाद क्या हो गया, सैचुरेशन आ गया। क्या आ गया, सैचुरेशन आ गया। तो ये जो प्रेशर के इंक्रीज होने के साथ एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन इंक्रीज हो रहा है, इसके पीछे क्या रीजन है, देखो इसको हम एक ली चैटलियर प्रिंसिपल से भी समझ सकते हैं। हमने क्या माना कि ये हमारे पास एक फ्री गैसियस मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये एक सॉलिड सरफेस पे या एक फ्री सरफेस पे, ये S तुम्हारी क्या है, सरफेस पे जो फ्री वैकेंट साइड्स हैं वो है। ये फ्री गैसियस मॉलिक्यूल इस सरफेस पे साइड पे आके एड्सॉर्ब हो गया, और ये एक इक्विलिब्रियम में होगा किसके साथ, एड्सॉर्ब्ड गैसियस मॉलिक्यूल्स के साथ। ये GS आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एड्सॉर्ब्ड गैसियस मॉलिक्यूल्स। G आपका क्या है, फ्री गैसियस मॉलिक्यूल, फ्री गैस मॉलिक्यूल है। S जो है वो आपका क्या है, वैकेंट साइट्स ऑन सरफेस, सरफेस पे जो वैकेंट साइट होंगी ऑब्वियसली वहीं पे गैसियस मॉलिक्यूल आके एड्सॉर्ब होगा। और जो GS है ये आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इट रिप्रेजेंट्स द एड्सॉर्ब्ड गैसियस मॉलिक्यूल। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये, एड्सॉर्ब्ड गैसियस मॉलिक्यूल को। तो देखो अगर हम उस कर्व को थोड़ा सा समझे तो अगर हमें इतना पता है, ली चैटलियर प्रिंसिपल हमें क्या कहता है, फ्री गैसियस मॉलिक्यूल एड्सॉर्ब्ड गैसियस मॉलिक्यूल के साथ इक्विलिब्रियम में, ये हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या कहता है कि प्रेशर के इंक्रीज होने के साथ जब हम एक्सटर्नल प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो इक्विलिब्रियम हमेशा उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जहाँ पे नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स कम होंगे। क्या बोला, एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज करने पे जो इक्विलिब्रियम है वो उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जहां पे नंबर ऑफ गैसियस स्पीसीज कम होंगे। तो जब हम प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं तो इक्विलिब्रियम कौन से डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जहाँ पे नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स कम है। और नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स कहाँ पे कम है, इस वाली साइड में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल कम है, क्योंकि जो हमारी लेफ्ट साइड है वहाँ पे तो फ्री गैसियस मॉलिक्यूल है, बहुत सारे गैसियस मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, लेकिन राइट साइड में हमारे पास सिर्फ वही गैसियस मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है जो सरफेस पे एड्सॉर्ब हो चुके हैं। ओके, तो जो हमारा क्या है, प्रेशर के इंक्रीज करने पे इक्विलिब्रियम कौन सी डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अगर ये क्वेश्चन पेपर में आए तो आपको ये सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आपके समझने के लिए है। प्रेशर के इंक्रीज होने पे इक्विलिब्रियम कौन सी डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। फॉरवर्ड डायरेक्शन में हमारे पास यहाँ पे कौन सा फिनोमिना हो रहा है, एड्सॉर्प्शन वाला फिनोमिना। ध्यान से देखो, फॉरवर्ड डायरेक्शन में हमारे पास यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या हो रहा है, एड्सॉर्प्शन। इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, एड्सॉर्प्शन, फ्री गैसियस मॉलिक्यूल सरफेस पे आके एड्सॉर्ब हो रहा है, और हमारे पास क्या मिल रहा है, एड्सॉर्ब्ड गैसियस मॉलिक्यूल। मींस फॉरवर्ड डायरेक्शन में कौन सा फिनोमिना हो रहा है, एड्सॉर्प्शन। और अगर हम बैकवर्ड डायरेक्शन की बात करें तो बैकवर्ड में क्या हो रहा है, ये फ्री गैसियस जो एड्सॉर्ब्ड गैसियस मॉलिक्यूल्स थे वो क्या हो गए, सरफेस से उठ के चले गए वो
फ्री हो गए, और कोई भी एड्जॉर्ब्ड मॉलिक्यूल है, एड्जॉर्ब्ड स्पीसीज है, अगर वो सरफेस को छोड़ के चला जाए, इसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, डिसॉर्प्शन। तो बैकवर्ड डायरेक्शन में हमारे पास कौन सा फिनोमिना हो रहा है, डिसऑर्प्शन। डिसऑर्प्शन ही हमारा क्या है, रिवर्स ऑफ एड्सॉर्प्शन। तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या हो रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में एड्सॉर्प्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन में डिसऑर्प्शन। इसका मतलब क्या हुआ, एक्सटर्नल प्रेशर को इंक्रीज करने पे इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि प्रेशर किसको फेवर कर रहा है, एड्सॉर्प्शन को। प्रेशर किसको फेवर कर रहा है, एड्सॉर्प्शन को। ओके तो यहां से हम क्या रिलेट कर सकते हैं कि विद द इंक्रीज इन प्रेशर, जैसे जैसे हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन इंक्रीज होगा। ओके यहां से हम क्या रिलेट कर सकते हैं, यहां से हम बोल सकते हैं कि विद द इंक्रीज इन प्रेशर, या सीधा बोल सकते हैं कि एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। जैसे हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे, इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा और वो एड्सॉर्प्शन को फेवर करेगा। तो जो हमारी एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म की कर्व थी वो भी हमें यही बता रही है कि विद द इंक्रीज इन प्रेशर एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन इंक्रीजेस। उसके बाद सेकंड बात आती है कि ये सैचुरेशन क्यों आ गया, ये सैचुरेशन क्यों आ गया। इसका रीजन ये है कि जो गैसियस मॉलिक्यूल सरफेस पे आके एड्सॉर्ब हो रहे हैं, गैसियस मॉलिक्यूल सरफेस पे आके एड्सॉर्ब हो रहे हैं, तो एक टाइम ऐसा आएगा, एक कंडीशन ऐसी आएगी जहां पे पूरे के पूरे सरफेस पे जितनी वैकेंट साइट्स थी सारी वो सारी की सारी क्या हो जाएंगी, फिक्स हो जाएंगी। ठीक है, सारी की सारी जो अवेलेबल साइट्स थी सारी बिजी हो जाएंगी, कोई भी फ्री अवेलेबल साइट नहीं होगी। ठीक है, जब कोई भी फ्री साइट, कोई भी वैकेंट साइट अवेलेबल नहीं होगी सरफेस पे, तो गैसियस मॉलिक्यूल कहाँ आके एड्सॉर्ब होगा, गैसियस मॉलिक्यूल्स के पास तो कोई जगह ही नहीं होगी जहाँ पे आके वो एड्सॉर्ब हो सके, स्टिक हो सके। इसका मतलब क्या हुआ कि एक प्रेशर ऐसा आएगा जहाँ पे सरफेस पे जितनी भी साइट्स हैं सारी की सारी क्या हो जाएंगी, फिल हो जाएंगी, सारी साइट्स ऑक्यूपाइड हो गई, सारी की सारी साइट्स ऑक्यूपाइड हो गई। मतलब क्या हुआ, फिर चाहे तुम कितना भी प्रेशर अप्लाई करो, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन इंक्रीज नहीं होगा। तो यही वो प्रेशर होता है, यही वो प्रेशर होता है जिसको हम क्या बोल देते हैं, सैचुरेशन प्रेशर, जिसको हम क्या बोल देते हैं, सैचुरेशन प्रेशर। जिस प्रेशर पे सरफेस पे सारी की सारी साइट्स ऑक्यूपाइड हो जाएंगी एंड फर्दर प्रेशर इंक्रीज करने पे एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इंक्रीज नहीं होगा, इसी प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, सैचुरेशन प्रेशर। इसी प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, सैचुरेशन प्रेशर। ओके तो ये सब कुछ था आपका एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म के रिलेटेड। एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म क्या है, सिंपली ये एक ग्राफ है जो हम किसके बीच में प्लॉट करते हैं, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन एंड प्रेशर के बीच में प्लॉट करते हैं एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। ठीक है, तो ये हमारा है एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। उसके बाद हमारे क्वेश्चन में क्या था, हमने पहला जो हमारा क्वेश्चन था डिफाइन एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, वो हमने कवर कर लिया है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है यूजिंग सिंपल मॉडल ऑफ द सॉलिड सरफेस डेराइव एन इक्वेशन फॉर लैंगमियर आइसोथर्म। हमें लैंगमियर आइसोथर्म के लिए एक इक्वेशन डेराइव करती है। तो देखो हमें क्या करना है, लैंगमियर आइसोथर्म के लिए एक इक्वेशन डेराइव करनी है। तो अगर हम लैंगमियर आइसोथर्म की बात करें तो लैंगमियर आइसोथर्म, लैंगमियर ने क्या किया, लैंगमियर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया कि गैसेस का एड्सॉर्प्शन कराया सॉलिड सरफेस पे। उन्होंने क्या किया, गैसेस का एड्सॉर्प्शन कराया सॉलिड सरफेस पे। तो उन्होंने क्या किया, जो इक्वेशन डेराइव की उसके लिए उन्होंने कुछ पोस्टुलेट्स अज्यूम किए, उनकी कुछ अजम्पशंस थी, उसके बेस पे उन्होंने लैंगमियर आइसोथर्म को डेराइव किया। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अजम्पशंस क्या थी, लैंगमियर आइसोथर्म की अजम्पशंस क्या थी। तो सबसे पहली जो इसकी अजम्पशन थी, सबसे पहली अजम्पशन ही क्या थी कि उसने क्या माना कि सिर्फ गैसियस मॉलिक्यूल्स का एड्सॉर्प्शन होगा ऑन दी सॉलिड सरफेस। जो एड्सॉर्बेट आपके होंगे वो सिर्फ गैसियस मॉलिक्यूल्स होंगे और जो सरफेस होगा एड्सॉर्बेंट होगा वो सिर्फ क्या होगा, सॉलिड सरफेस होगा। तो उसने सबसे पहली अजम्पशन तो क्या थी कि ही कंसिडर्ड द एड्सॉर्प्शन ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स ऑन दी सॉलिड सरफेस, या हम बोल सकते हैं ओनली gaseous molecules
only gaseous molecules are adsorbed on solid surface. उसके बाद जो सेकंड एजम्पशन जो थी, लैंगमियर की सेकंड एजम्पशन क्या थी कि सरफेस पे फिक्स नंबर ऑफ एक्टिव साइट्स होंगी. इसका मतलब क्या है, एक्टिव साइट्स का मतलब क्या है कि सरफेस पे जो साइट्स अवेलेबल है एड्सॉर्प्शन के लिए, जहां पे आके कोई भी गैसियस मॉलिक्यूल एड्सॉर्ब हो सकता है. तो लैंगमियर ने क्या बोला कि सॉलिड सरफेस पे फिक्स नंबर ऑफ एक्टिव साइट्स होंगी जहां पे आके गैसियस मॉलिक्यूल एड्सॉर्ब होगा, और जो वो एक्टिव साइट्स होंगी वो सारी की सारी इक्विवेलेंट होंगी. इक्विवेलेंट किस टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ शेप साइज, ठीक है, उनके शेप और साइज की टर्म्स में सारी की सारी एक्टिव साइट्स इक्विवेलेंट होंगी, मींस एक जैसी होंगी. तो लैंगमियर ने क्या बोला कि सॉलिड सरफेस हैज फिक्स्ड नंबर ऑफ एक्टिव साइट्स on which adsorption takes place. Fixed number of active sites on which adsorption takes place, and all the active sites are equivalent. ओके, सारी की सारी साइट्स क्या होंगी, इक्विवेलेंट होंगी. उसके बाद जो उसकी थर्ड एजम्पशन थी, जो लैंगमियर की थर्ड एजम्पशन थी, वो क्या थी कि एक बार जब क्या होगा, जो भी एक्टिव साइट्स हैं उन एक्टिव साइट्स पे गैसियस मॉलिक्यूल्स आके एड्सॉर्ब हो जाएंगे. गैसियस मॉलिक्यूल आके एड्सॉर्ब हो गए, तो जो वो एड्सॉर्ब्ड गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं उनका आपस में एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं होगा, कोई इंटरेक्शन नहीं होगा. मींस एक एक्टिव साइट पे एक गैसियस मॉलिक्यूल आके एड्सॉर्ब हो गया, दूसरी एक्टिव साइट पे एक दूसरा गैसियस मॉलिक्यूल आके एड्सॉर्ब हो गया. तो अब हमारे पास जो ये दोनों एड्सॉर्ब्ड गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में कोई भी इंटरेक्शन नहीं होगा. तो तीसरा जो अजम्पशन था वो क्या था, देयर इज नो लेटरल इंटरेक्शन between adsorbed gaseous molecules. Adsorbed gaseous molecules के बीच में कोई भी लेटरल इंटरेक्शन नहीं होगा. ओके, उसके बाद अगर हम बात करें फोर्थ पोस्टुलेट की, फोर्थ अजम्पशन की, तो फोर्थ अजम्पशन क्या था, लैंगमियर ने फोर्थ अजम्पशन क्या किया कि जो साइट होंगी, हमने बोल दिया सरफेस पे फिक्स नंबर ऑफ एक्टिव साइट्स होंगी, तो उसके बाद उसने क्या बोला कि एक साइट सिर्फ एक ही गैसियस मॉलिक्यूल को होल्ड करेगी. मतलब एक साइट पे एक गैसियस मॉलिक्यूल आके एड्सॉर्ब हो गया तो उस साइट पे कोई दूसरा मॉलिक्यूल आके एड्सॉर्ब नहीं हो सकता जब तक वो पहले वाला वहां से उठ के ना जाए. पहले वाले का जब तक डिसऑर्प्शन नहीं होगा कोई दूसरा गैसियस मॉलिक्यूल उस साइट पे आके एड्सॉर्ब नहीं हो सकता. तो उसका फोर्थ अजम्पशन क्या था, ईच साइट कैन होल्ड ओनली वन गैसियस मॉलिक्यूल and involves a constant heat of adsorption. कांस्टेंट हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन का मतलब क्या है, देखो हम सबको ये पता है कि एड्सॉर्प्शन जनरली क्या है, एक एक्सोथर्मिक फिनोमिना है. एड्सॉर्प्शन क्या है, जनरली एक एक्सोथर्मिक फिनोमिना है. जब भी एक सरफेस पे एक स्पीसीज आके एड्सॉर्ब होगी तो क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी इन द फॉर्म ऑफ हीट. एक्सोथर्मिक फिनोमिना है. तो यहाँ पे सारी की सारी साइट्स क्या है, इक्विवेलेंट हैं. तो जब एक साइट पे आके गैसियस मॉलिक्यूल एड्सॉर्ब होगा तो कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज होगी इन द फॉर्म ऑफ हीट. जो वो एनर्जी रिलीज हो रही है उसी को हम क्या बोलते हैं, हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन. तो जब सारी की सारी साइट्स इक्विवेलेंट हैं तो जब उन साइट्स पे आके जो भी गैसियस मॉलिक्यूल एड्सॉर्ब होगा तो सेम अमाउंट ऑफ
हीट वहां से रिलीज होगी, इसलिए हमने क्या बोला, एक कांस्टेंट हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन। उसके बाद जो इसका फिफ्थ पोस्टुलेट था, फिफ्थ अजम्पशन था, वो क्या था कि ये सिर्फ किसको एक्सप्लेन करता है, मोनोलेयर की फॉर्मेशन को। देखो इसने क्या बोला कि एक सरफेस पे जब एक बार गैसियस मॉलिक्यूल्स आके एड्सॉर्ब हो गए, गैसियस मॉलिक्यूल्स की एक लेयर बन गई, तो दूसरी लेयर नहीं बनेगी। मतलब एक ये हमारा सरफेस है, इस सरफेस पे एक बार गैसियस मॉलिक्यूल्स आके एड्सॉर्ब हो गए, तो दोबारा क्या होगा, दोबारा ये अगर इन गैसियस मॉलिक्यूल्स के ऊपर कोई गैसियस मॉलिक्यूल आके एड्सॉर्ब हुए तो ऐसा फिनोमिना नहीं होगा, सिर्फ एक ही मोनोलेयर बनेगी गैसियस मॉलिक्यूल्स की सरफेस पे। तो इसका फिफ्थ पोस्टुलेट क्या था, ओनली मोनोलेयर इज फॉर्म्ड, ओनली मोनोलेयर इज फॉर्म्ड, सिर्फ एक ही लेयर बनेगी, ये मल्टी लेयर को एक्सप्लेन नहीं करता, ओनली मोनोलेयर इज फॉर्म्ड। और जो सिक्स्थ पोस्टुलेट था इसका, सिक्स्थ पोस्टुलेट इसका ये था कि ये जो लैंगमियर आइसोथर्म है, ये सिर्फ किसको एक्सप्लेन करता है, केमिकल एड्सॉर्प्शन को। बेसिकली एड्सॉर्प्शन के हमारे पास दो टाइप्स होते हैं, फिजिकल एड्सॉर्प्शन एंड केमिकल एड्सॉर्प्शन। फिजिकल एड्सॉर्प्शन में जो एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट है, उन दोनों के बीच में क्या होते हैं, फिजिकल फोर्सेस, वैंडरवाल फोर्स होते हैं। और जो केमिकल एड्सॉर्प्शन है, वहां पे हमारे पास एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में केमिकल फोर्सेस होते हैं, केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो लैंगमियर आइसोथर्म है, ये सिर्फ केमिकल एड्सॉर्प्शन को एक्सप्लेन करता है, फिजिकल एड्सॉर्प्शन को एक्सप्लेन नहीं करता। तो इसका सिक्स्थ पोस्टुलेट क्या था, इट एक्सप्लेन्स ओनली केमिकल एड्सॉर्प्शन या केमिसॉर्प्शन, केमिसॉर्प्शन। और ये जो केमिसॉर्प्शन है, इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेटेड एड्सॉर्प्शन, इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेटेड एड्सॉर्प्शन। ओके। उसके बाद जो इसका लास्ट पोस्टुलेट था, सेवंथ पोस्टुलेट, जहां से इसकी डेरिवेशन की स्टार्टिंग हुई, वो सेवंथ पोस्टुलेट क्या था, लैंगमियर ने बोला कि हमेशा ही जो फ्री गैसियस मॉलिक्यूल है और जो गैसियस मॉलिक्यूल एड्सॉर्ब हो चुका है, मींस फ्री गैसियस मॉलिक्यूल और एड्सॉर्ब्ड गैसियस मॉलिक्यूल्स, दोनों के बीच में एक डायनामिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा। क्या बोला, देयर इज ए डायनामिक इक्विलिब्रियम there is a dynamic equilibrium between, किन किन के बीच में डायनेमिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा, बिटवीन फ्री गैसियस मॉलिक्यूल्स, बिटवीन फ्री गैसियस मॉलिक्यूल्स एंड एड्सॉर्ब्ड गैसियस मॉलिक्यूल्स। फ्री गैसियस मॉलिक्यूल्स और एड्सॉर्ब्ड गैसियस मॉलिक्यूल्स के बीच में डायनेमिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा। ओके। तो यहां से हम क्या देख सकते हैं, यहां से ये वाला जो पोस्टुलेट है वो क्या बोलता है, देखो यहीं से लैंगमियर आइसोथर्म का हम डेरिवेशन करेंगे। क्या बोलता है ये वाला जो पोस्टुलेट है कि जो मेरा फ्री गैसियस मॉलिक्यूल है, फ्री गैसियस मॉलिक्यूल, ये सरफेस पे जो एक्टिव साइट है वहां पे आके एड्सॉर्ब होगा, तो इस फ्री गैसियस मॉलिक्यूल और एड्सॉर्ब्ड गैसियस मॉलिक्यूल दोनों के बीच में एक डायनामिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा। समझ में आया, फ्री गैसियस मॉलिक्यूल और जो गैसियस मॉलिक्यूल एड्सॉर्ब हो चुका है, एड्सॉर्ब्ड गैसियस मॉलिक्यूल, दोनों के बीच में एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा। अब मैं तुम्हें बता चुकी हूं कि ये जो फॉरवर्ड डायरेक्शन है उसमें क्या हो रहा है, कौन सा प्रोसेस हो रहा है, एड्सॉर्प्शन का फिनोमिना हो रहा है, एड्सॉर्प्शन का फिनोमिना है। तो ये जो फॉरवर्ड डायरेक्शन है, यहाँ पे इसको हम लिख देंगे, इसके लिए जो रेट कांस्टेंट है उसको मैंने लिख दिया KA, इट मींस रेट कांस्टेंट फॉर एड्सॉर्प्शन। रिवर्स डायरेक्शन में क्या हो रहा है, डिसॉर्प्शन, तो इसके लिए हम क्या लिख देते हैं, KD, दैट इज द रेट कांस्टेंट फॉर डिसॉर्प्शन। यहाँ पे हमने क्या बोला, KA आपके पास क्या है, रेट कांस्टेंट फॉर एड्सॉर्प्शन। देखो जब भी आप पेपर लिखोगे तो तुम्हें जो भी तुम टर्म यूज कर रहे हो, कोई भी टर्म यूज कर रहे हो, तुम्हें पता है कि वो क्या है, लेकिन तुम्हें वहां पे मेंशन करना पड़ेगा कि KA क्या किसके लिए तुमने डिनोट किया है और KD तुमने किसके लिए किया है। KD क्या है, रेट कांस्टेंट फॉर डिसॉर्प्शन, रेट कांस्टेंट फॉर डिसॉर्प्शन।
ओके, तो ये हमारा हो गया के ए एंड के डी। उसके बाद देखो, उसके बाद मैं यहाँ पे टर्म डिफाइन करती हूँ। इसने क्या बोला है, यहाँ पे हमने क्या बोला, जी फ्री गैसियस मोलिक्यूल, और ये जीएस क्या है, एडजॉर्ब गैसियस मोलिक्यूल। लेकिन ये गैसियस मोलिक्यूल कहाँ पे एडजॉर्ब हो रहे हैं, जो सरफेस पे एक्टिव साइट्स अवेलेबल है वहां पे, मतलब फ्री गैसियस मोलिक्यूल सरफेस पे आके जो एक्टिव साइट थी वहां पे एडजॉर्ब हो गया। इसका मतलब क्या है कि जो सरफेस पे साइट थी, जो सरफेस पे साइट्स थी वो ऑक्यूपाई हो गई, वो ऑक्यूपाई हो गई। तो कितनी साइट्स ऑक्यूपाई हुई, एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे कितनी साइट्स ऑक्यूपाई हुई, उसको मैंने किससे डिनोट कर दिया, थीटा से। किससे डिनोट कर दिया, थीटा से। थीटा क्या तुम्हें रिप्रेजेंट करेगा, फ्रैक्शन ऑफ साइट्स ऑक्यूपाइड, फ्रैक्शन ऑफ साइट्स ऑक्यूपाइड एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, फ्रैक्शन ऑफ साइट्स ऑक्यूपाइड एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। किसी एक इंस्टेंट पे, किसी टाइम की किसी एक इंस्टेंट पे कितनी साइट्स ऑक्यूपाई कर ली गैसियस मॉलिक्यूल्स ने, वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, थीटा। थीटा या क्या रिप्रेजेंट करेगा, कितनी साइट्स ऑक्यूपाई कर ली, टोटल में से कितनी ऑक्यूपाई कर ली। ठीक है, अब देखो, अब मैं यहाँ पे दो चीजें यहाँ पे डिफाइन करूंगी, कितनी साइट्स अवेलेबल हैं और कितनी साइट्स ऑक्यूपाई हो गई, कितनी साइट्स अभी भी अवेलेबल हैं और कितनी साइट्स ऑक्यूपाई हो गई। तो देखो, अगर मैं मान के चलूं टोटल नंबर ऑफ साइट n है, क्या मान के चला मैंने, लेट टोटल नंबर ऑफ साइट्स, टोटल नंबर ऑफ एक्टिव साइट्स, नेक्स्ट पे करते हैं इसको, क्या मान के चला मैंने, लेट टोटल नंबर ऑफ एक्टिव साइट्स, टोटल नंबर ऑफ एक्टिव साइट्स, सरफेस पे कितनी एक्टिव साइट्स हैं, मैंने मान लिया टोटल n एक्टिव साइट्स। कितनी एक्टिव साइट्स हैं, n। उसमें से हमने क्या बोला, कितना फ्रैक्शन ऑफ साइट्स ऑक्यूपाइड, फ्रैक्शन ऑफ साइट्स ऑक्यूपाइड मतलब थीटा, फ्रैक्शन ऑफ साइट्स ऑक्यूपाइड मतलब थीटा। तो कितनी साइट्स ऑक्यूपाई हो गई, कितनी साइट्स ऑक्यूपाई हो गई, तो वो क्या हो जाएगा तुम्हारा, देखो साइट्स ऑक्यूपाइड, कितनी साइट्स तुम्हारी ऑक्यूपाई हो गई, ये तुम्हें कैसे पता चलेगा, ये तुम्हें कितना कैसे पता चलेगा, फ्रैक्शन कितनी साइट्स ऑक्यूपाई हो गई, ये तुम्हारा किसके इक्वल होगा, n इंटू थीटा के इक्वल, n इंटू थीटा के इक्वल। और ये कहां से आया, अगर ये कहां से आया, इसको अगर हम डायरेक्ट देखें तो सबसे पहले तुम लिखो फ्रैक्शन ऑफ साइट्स ऑक्यूपाइड। अगर तुम्हें डायरेक्ट समझ नहीं आ रहा है तो तुम लिखो फ्रैक्शन ऑफ साइट्स ऑक्यूपाइड। फ्रैक्शन ऑफ साइट्स ऑक्यूपाइड को हमने किससे डिनोट किया, अभी भी थीटा से। किससे डिनोट किया, थीटा से। और किसी भी चीज का तुम फ्रैक्शन निकाल रहे हो, कितनी साइट्स ऑक्यूपाई हुई है, उनका फ्रैक्शन किसके इक्वल होगा, साइट्स ऑक्यूपाइड डिवाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ साइट्स। कितनी साइट्स ऑक्यूपाई हुई है उनका फ्रैक्शन किसके इक्वल होगा, साइट्स ऑक्यूपाइड, कितनी साइट्स ऑक्यूपाई हुई डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ साइट्स, टोटल नंबर ऑफ साइट्स में से कितनी ऑक्यूपाई हो गई, यही तुम्हें क्या बताएगा, फ्रैक्शन ऑफ साइट्स ऑक्यूपाइड। तो मुझे देखो दो चीजें निकालनी थी, कितनी साइट्स ऑक्यूपाई हो गई और कितनी अभी फ्री बची हैं। तो यहां से मैं क्या निकाल सकती हूँ, साइट्स ऑक्यूपाइड, ऑक्यूपाइड साइट्स, ऑक्यूपाइड साइट्स कितनी आ जाएंगी, देखो फ्रैक्शन ऑफ साइट्स ऑक्यूपाइड मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ साइट्स। टोटल नंबर ऑफ साइट्स मेरे पास कितनी है, n, और फ्रैक्शन ऑफ साइट्स ऑक्यूपाइड कितनी है, n थीटा। यहां से एक बात समझ में आ गई, दो चीज में से हमने एक बात निकाल ली कि कितनी साइट्स ऑक्यूपाई है। अब हमें निकालना है कितनी साइट्स फ्री है, कितनी साइट्स अनऑक्यूपाइड है। तो अनऑक्यूपाइड साइट्स कितनी होंगी, अगर हमने ये दो चीजें निकाल ली तो पूरा डेरिवेशन तुम्हें बहुत जल्दी समझ आ जाएगा। कितनी साइट्स अनऑक्यूपाइड है, देखो टोटल मेरे पास 10 है, ठीक है, कोई भी चीज है, अगर मेरे पास कोई भी XYZ कोई भी, ठीक है, कोई भी चीज है, मेरे पास समझ लो 10 चॉकलेट, उन 10 चॉकलेट में से मैंने 3 चॉकलेट खा ली, तो मेरे पास कितनी बची, 7, 10 - 3। इसी तरह कितनी हमारी साइट्स बची हैं, अभी कितनी फ्री साइट बची हैं, तो हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ साइट्स में से जितनी साइट ऑक्यूपाई हो गई उसको माइनस कर देंगे। तो अनऑक्यूपाइड साइट्स कितनी होंगी, टोटल साइट्स माइनस ऑक्यूपाइड साइट्स, टोटल में से जितनी साइट्स फिल हो गई उसको माइनस कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अभी हमारे पास कितनी अनऑक्यूपाइड साइट्स बची हैं, तो अनऑक्यूपाइड साइट्स कितनी होंगी,
अनऑक्यूपाइड साइड्स कितनी होंगी, टोटल कितनी थी n, कितनी ऑक्यूपाइड हो गई n थीटा। तो इसको अगर हम n कॉमन आउट लें तो क्या बचेगा 1 माइनस थीटा, 1 माइनस थीटा। ध्यान से देखो मैंने यहाँ पे दोनों चीजें निकाल ली है, कितनी साइड्स ऑक्यूपाई हो गई, कितनी साइड्स बची हैं, दोनों चीजें मेरे पास आ गई। अब हम यहाँ पे एक चीज देखते हैं, देखो भाई फिर से बोल रही हूँ, जो लोग नए हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको जो भी फर्दर सेशन हो कुछ भी हो तुम्हें रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। ओके, तो देखो अब मेरे पास क्या आ गई, फ्री साइट भी आ गई और जो ऑक्यूपाइड हो गई वो भी आ गई। हमने तो क्या बोला था, हमने तो क्या बोला था कि जो फ्री गैसियस मोलिक्यूल है वो इक्विलिब्रियम में होगा किसके साथ, एडजॉर्ब्ड गैसियस मोलिक्यूल के साथ। एडजॉर्प्शन के लिए रेट कांस्टेंट था Ka और डिसॉर्प्शन के लिए रेट कांस्टेंट था Kd। लेकिन हमेशा एक बात ध्यान रखना, अगर मैं इक्विलिब्रियम की बात करती हूँ, तुमने पढ़ा भी होगा, अगर हम इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो इक्विलिब्रियम में क्या होता है, इक्विलिब्रियम में क्या होता है, जो फॉरवर्ड डायरेक्शन है उसका रेट बराबर होता है बैकवर्ड डायरेक्शन के। हमेशा क्या होता है इक्विलिब्रियम में, फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट बैकवर्ड डायरेक्शन के बराबर होगा एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, क्या होता है, कोई नई बात नहीं है, सब तुम्हें पता है ये बात। तो एट इक्विलिब्रियम 11th क्लास में ही पढ़ते हैं, इक्विलिब्रियम पे क्या होता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन, इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट किसके बराबर होता है, रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन, दोनों का रेट बराबर हो जाएगा इक्विलिब्रियम पे। अब मेरे पास फॉरवर्ड डायरेक्शन में कौन सा फिनोमिना हो रहा है, एडजॉर्प्शन का, और बैकवर्ड में क्या हो रहा है, डिसॉर्प्शन का। तो इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, इक्विलिब्रियम पे मेरे पास क्या होगा, एडजॉर्प्शन का रेट डिसऑर्प्शन के रेट के बराबर होगा। रेट ऑफ एडजॉर्प्शन किसके बराबर होगा, रेट ऑफ डिसऑर्प्शन। इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा, एडजॉर्प्शन का रेट डिसऑर्प्शन के रेट के बराबर होगा। तो इन दोनों को मैं बराबर तो तब रखूंगी ना जब मुझे रेट ऑफ एडजॉर्प्शन पता हो और रेट ऑफ डिसऑर्प्शन पता हो। देखो अब हम दोनों रेट निकालते हैं, बहुत ही मजेदार है। देखो अब हम दोनों रेट निकालते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं रेट ऑफ एडजॉर्प्शन की, एडजॉर्प्शन का रेट। अब तुम मुझे बता दो जल्दी से कि एडजॉर्प्शन का रेट किस पे डिपेंड करेगा, एडजॉर्प्शन का रेट किस पे डिपेंड करेगा, एडजॉर्प्शन का रेट डिपेंड करेगा कि सरफेस पे कितनी साइट खाली बची है। जितनी साइट्स खाली बची होंगी उतने ही ज्यादा गैसियस मॉलिक्यूल वहां पे आके एडजॉर्ब हो सकते हैं और उतना ही ज्यादा एडजॉर्प्शन होगा। तो सबसे पहली बात, रेट ऑफ एडजॉर्प्शन किस पे डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ अनऑक्यूपाइड साइट्स। जितनी जगह खाली होगी उतना ही ज्यादा क्या होगा, एडजॉर्प्शन होगा। और दूसरा, अभी अभी हमने पढ़ा था एडजॉर्प्शन आइसोथर्म में कि जितना ज्यादा प्रेशर होगा, जितना ज्यादा प्रेशर तुम बढ़ाओगे एडजॉर्प्शन भी उतना ही ज्यादा होगा। मतलब रेट ऑफ एडजॉर्प्शन दूसरा किस पे डिपेंड करेगा, प्रेशर पे। रेट ऑफ एडजॉर्प्शन दूसरा किस पे डिपेंड करेगा, प्रेशर पे। अब यहाँ पे टेम्परेचर का फैक्टर मत लेके आना, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, लैंगमियर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, आइसोथर्म की बात कर रहे हैं। तो ये सब कुछ एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हो रहा है। ठीक है, तो रेट ऑफ एडजॉर्प्शन किस पे डिपेंड करेगा, कितनी साइट खाली बची हैं और प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर हम कितना अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जो एडजॉर्प्शन का रेट है, रेट ऑफ एडजॉर्प्शन किसके इक्वल हो जाएगा, कितनी साइट्स खाली बची हैं, कितनी साइट्स खाली बची हैं, n इंटू 1 माइनस थीटा। और प्रेशर कितना ले लिया मैंने, P, प्रेशर कितना ले लिया, P। ये आ गया रेट ऑफ एडजॉर्प्शन। अगर मैं ये प्रोपोर्शनल साइन को हटाऊं तो इसको क्या लिख सकती हूँ मैं, रिप्लेस कर सकती हूँ रेट कांस्टेंट फॉर एडजॉर्प्शन से, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, एडजॉर्प्शन की। n इंटू 1 माइनस थीटा इंटू प्रेशर, ये मेरी आ गई पहली इक्वेशन जो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, एडजॉर्प्शन के रेट को। उसके बाद मैं बात करती हूँ रेट ऑफ डिसऑर्प्शन की। किसकी बात करती हूँ, रेट ऑफ डिसऑर्प्शन की। डिसऑर्प्शन का रेट देखो, डिसऑर्प्शन, डिसऑर्प्शन का मतलब क्या है, रिवर्स ऑफ एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन में गैसियस मॉलिक्यूल सरफेस पे आके स्टिक होगा और डिसऑर्प्शन में वो सरफेस को छोड़ के जाएगा। तो डिसऑर्प्शन का रेट किस पे डिपेंड करेगा, जितना गैसियस मॉलिक्यूल सरफेस पे एडजॉर्ब हो चुका है, जो एडजॉर्ब हो चुका है वही तो सरफेस को छोड़ के जाएगा।
ठीक है। तो रेट ऑफ डिसऑर्प्शन किस पे डिपेंड करेगा, कितनी साइड सरफेस पे ऑक्यूपाई हो गई है। रेट ऑफ डिसऑर्प्शन किस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, साइड्स ऑक्यूपाइड, कितनी साइड्स ऑक्यूपाइड हो गई है। तो रेट ऑफ डिसऑर्प्शन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, कितनी साइड्स ऑक्यूपाई हो गई, एन थीटा। ठीक है, प्रोपोर्शनल को मैं साइन को हटाऊं तो क्या आ जाएगा, रेट कांस्टेंट फॉर डिसऑर्प्शन इनटू एन थीटा। ये मेरे पास आ गई सेकंड इक्वेशन, जो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, डिसऑर्प्शन के रेट कांस्टेंट को। ठीक है, अब देखो इक्विलिब्रियम पे हम क्या बात कर रहे थे, इक्विलिब्रियम पे हम बात कर रहे थे कि एडसॉर्प्शन का रेट डिसऑर्प्शन के रेट के बराबर होगा। अब तो मेरे पास एडसॉर्प्शन का रेट भी है और डिसऑर्प्शन का रेट भी है, दोनों को इक्वेट कर देती हूँ। क्या बोला मैंने, एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे क्या था, एडसॉर्प्शन का रेट किसके बराबर, डिसऑर्प्शन के रेट के। तो एडसॉर्प्शन का रेट कितना था मेरे पास, रेट कांस्टेंट फॉर एडसॉर्प्शन n इंटू 1 माइनस थीटा इंटू प्रेशर, और डिसऑर्प्शन का रेट कितना था, रेट कांस्टेंट फॉर डिसऑर्प्शन इंटू n थीटा। यहाँ पे देखो n से n कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, अगर मैं इस kd को नीचे ले आऊं तो क्या बचेगा, ka बाई kd दैट इज इक्वल टू थीटा बाई 1 माइनस थीटा इंटू पी, थीटा बाई 1 माइनस थीटा इंटू पी, सिंपल है। अब देखो ये ka बाई kd क्या है, ka आपका क्या था, रेट कांस्टेंट फॉर एडसॉर्प्शन, क्या था, रेट कांस्टेंट फॉर एडसॉर्प्शन, और kd क्या था, डिसऑर्प्शन का रेट कांस्टेंट, kd क्या था, रेट कांस्टेंट फॉर डिसऑर्प्शन। अब तुम मुझे एक बात बताओ, एडसॉर्प्शन क्या है, रेट कांस्टेंट फॉर, तुम क्या बोल सकते हो, रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन, और डिसऑर्प्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में है, तो रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड डायरेक्शन। रेशियो ऑफ द फॉरवर्ड डायरेक्शन रेट कांस्टेंट एंड बैकवर्ड डायरेक्शन रेट कांस्टेंट, इसको हम एक नया नाम दे देंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है हमारा, यही तो होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट कांस्टेंट डिवाइड बाय द बैकवर्ड डायरेक्शन का रेट, यही होता है। तो इसको हम एक नए कांस्टेंट से रिप्लेस कर देंगे, के से, के तुम्हारा क्या होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, या तुम इसको बोल सकते हो लैंगमियर कांस्टेंट, या तुम इसको क्या बोल सकते हो, लैंगमियर कांस्टेंट। तो देखो यहां से अब हमारे पास क्या बन गया, यहां से अब हमारे पास बन गया के इंटू के इज इक्वल टू थीटा बाई 1 माइनस थीटा इंटू पी। इसको मैं रीअरेंज करूं तो क्या बन जाएगा, के पी इज इक्वल टू थीटा बाई 1 माइनस थीटा। ओके, तो एक तो तुम्हारी ये इक्वेशन हो गई, और उसके बाद इसको जब तुम फर्दर अरेंज करोगे तो थीटा किसके इक्वल आएगा, थीटा किसके इक्वल आएगा, के पी बाई 1 प्लस के पी, थीटा किसके इक्वल आएगा, के पी बाई 1 प्लस के पी। और यही क्या है हमारा लैंगमियर इक्वेशन, यही क्या है लैंगमियर इक्वेशन, जो किसको रिलेट कर रही है, फ्रैक्शन ऑफ साइट ऑक्यूपाइड को प्रेशर के साथ, यही मेरी क्या है लैंगमियर इक्वेशन। इसी को हमें डेराइव करना था, यही क्या है लैंगमियर इक्वेशन, जो किसको रिलेट कर रही है, फ्रैक्शन ऑफ साइट्स ऑक्यूपाइड को प्रेशर के साथ। तो हमारा देखो दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। दूसरे क्वेश्चन में उसने हमसे क्या पूछा था, दूसरे क्वेश्चन में हमने उसने क्या पूछा था कि डेराइव एन इक्वेशन फॉर लैंगमियर आइसोथर्म, वो भी हमने डेराइव कर ली। तीसरा क्वेश्चन क्या है, हमें बताना है कि लो और हाई प्रेशर लिमिट में फ्रैक्शन ऑफ एडसॉर्प्शन साइट्स ऑक्यूपाइड के साथ क्या होगा। तो देखो अब हम लो एंड हाई प्रेशर लिमिट की बात भी कर लेते हैं। देखो हमारे पास इक्वेशन क्या आई, हमारे पास लैंगमियर इक्वेशन क्या आई, थीटा इज इक्वल टू के पी बाई 1 प्लस के पी, थीटा इज इक्वल टू के पी बाई 1 प्लस के पी। अब बात कर रहा है वो लो एंड हाई प्रेशर लिमिट की। देखो सबसे पहले अगर मैं केस 1 लूं, केस 1 की बात करूं मैं, एट लो प्रेशर पे क्या होगा, देखो जब प्रेशर की वैल्यू बहुत कम है, जब क्या है प्रेशर की वैल्यू क्या है बहुत कम है, तो जब प्रेशर की वैल्यू बहुत कम है, प्रेशर की वैल्यू बहुत कम है मतलब के पी की वैल्यू बहुत कम होगी, के पी की वैल्यू जो है वो 1 से बहुत छोटी होगी, क्योंकि प्रेशर की वैल्यू बहुत कम है। ठीक
ठीक है। तो जब ये Kp है ये 1 से बहुत ज्यादा छोटा है तो हम 1 प्लस Kp को ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब मेरी लैंगमियर इक्वेशन किस में रिड्यूस हो जाएगी, थीटा इज इक्वल टू Kp बाय 1 प्लस Kp को 1 से रिप्लेस कर दिया, तो यहाँ से अब मेरी लैंगमियर इक्वेशन क्या आ गई, थीटा इज इक्वल टू Kp, थीटा इज इक्वल टू Kp। तो लो प्रेशर पे क्या होगा, जो मेरा ये है फ्रैक्शन ऑफ साइट ऑक्यूपाइड, ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, प्रेशर के। फ्रैक्शन ऑफ साइट्स ऑक्यूपाइड किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, प्रेशर के। और यहाँ पे वो पूछे कौन से ऑर्डर की काइनेटिक्स फॉलो कर रहा है, तो देखो फ्रैक्शन ऑफ साइट्स ऑक्यूपाइड प्रेशर के साथ लीनियरली डिपेंडेंट है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगी, फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक्स फॉलो होगी, प्रेशर के इंक्रीज होने पे फ्रैक्शन ऑफ साइट्स ऑक्यूपाइड भी इंक्रीज होंगी। उसके बाद अगर मैं बात करूं हाई प्रेशर पे, किस पे बात करूं, एट हाई प्रेशर। हाई प्रेशर पे क्या होगा, प्रेशर की वैल्यू बहुत ज्यादा है, मतलब अब की बार Kp की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी 1 से, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 प्लस Kp को ऑलमोस्ट इक्वल टू Kp लिख सकती हूँ, क्योंकि अब की बार हम 1 को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, Kp की वैल्यू एक्सीड कर जाएगी। तो अब मेरी लैंगमियर इक्वेशन क्या बन जाएगी, Kp डिवाइड बाई 1 प्लस Kp को क्या लिख सकती हूँ, Kp, दोनों कैंसिल आउट, और थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल, या तुम बोल सकते हो कि थीटा इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, थीटा जो है वो प्रेशर पे डिपेंड ही नहीं करेगा। तो यही मैंने तुम्हें बताया था कि हाई प्रेशर पे जाके क्या होगा, सारी की सारी साइड्स ऑक्यूपाई हो जाएंगी। देखो यहाँ से थीटा 1 के इक्वल आ रहा है, थीटा का 1 के बराबर आने का मतलब क्या है कि सारी की सारी साइड्स ऑक्यूपाई हो गई, ठीक है। सारी की सारी साइड्स ऑक्यूपाई हो गई तो क्या होगा, सैचुरेशन रीजन आ गया। तो अब तुम कितना भी प्रेशर अप्लाई करो, फ्रैक्शन ऑफ साइड्स ऑक्यूपाइड इंक्रीज नहीं होंगे। तो ये हमारी लैंगमियर इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी एट लो प्रेशर एंड एट हाई प्रेशर। तो ये था हमारा पूरी लैंगमियर आइसोथर्म का डेरिवेशन, एंड लो एंड हाई प्रेशर पे क्या होगा, लो एंड हाई प्रेशर पे क्या होगा। ओके, तो आज के सेशन के लिए इतना ही बहुत है, और मैं फिर से कहूँगी सबसे पहले सारे के सारे वीडियो को लाइक करो, जितने भी नए स्टूडेंट हैं सारे चैनल को सब्सक्राइब करो, ओके। और ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है, सबको ये क्वेश्चन करना है, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना है कि इसका आंसर क्या होगा, और फिर अगले सेशन में हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, अगले सेशन में हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ओके। So thank you everyone, and everyone please like the video and share the session, and please subscribe our YouTube channel and press the bell icon for more regular updates. Thank you very much.